हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स फॉर सेशन 2023 से 24 सेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स, ठीक है, वर्ड और ग्रुप ऑफ सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी यूनिकली इज कॉल्ड यूनिट। ऐसे वर्ड जैसे ए बी होता है, जैसे हम केजी को मिलाते हैं किलोग्राम के लिए, ऐसे वर्ड्स और या फिर वर्ड्स के जो हो ग्रुप को, उसे क्या जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी अलग तरह से, उसे कहते हैं हम यूनिट। जैसे कि एग्जांपल में है मास। मास की यूनिट होती हैं किलोग्राम, ग्राम। जो इसकी ऐसा यूनिट है वो केजी है, लेकिन नॉर्मल में हम ग्राम में भी जो है चीज़ें नापते हैं, जैसे 250 ग्राम, 250 ग्राम बोल देते हैं। टाइम को किस में नापते हैं? यूनिट, सेकेंड, आवर और मिनट। जो इसकी एसआई यूनिट है वो सेकेंड है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? विच एनीथिंग विच वी कैन मेजर, जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं, जैसे टाइम हो गया, मास हो गया, करंट या एक्सेट्रा। क्या हम किसी के हेट जो है उसको नाप सकते हैं? क्या ऐसी जो कितना सैड है कोई पर्सन, वो नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। तो जो चीज़ें हम नाप सकते हैं उन्हें कहते हैं हम क्वांटिटीज़। ठीक है, फोर मेजरमेंट, जैसे यहाँ पर फोर मेजरमेंट क्वांटिटीज़ वी कैन यूज़, in other words we can use units, in other words unit is a tool for measure quantities। अगर हम कहें, जैसे हम नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं? यूनिट्स। जो यूनिट्स हैं, अगर हम उन्हें दूसरे वर्ड में कहें तो वो एक टूल है किस चीज़ को नापने के लिए? क्वांटिटीज़ को नापने के लिए। जैसे कि हमारी टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स होती हैं। ऑल यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमारी यूनिट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे? फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिराइव्ड यूनिट कौन सी होती हैं, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट जब ही समझ में आएंगी जब हम डिराइव्ड यूनिट्स को समझ लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, विच यूनिट्स are not fundamental and derived from fundamental units are called derived units। ऐसी यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट नहीं होती, लेकिन कहाँ से आती हैं? आती है वो फंडामेंटल यूनिट से। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं? देखिए यहाँ पर हमारे फंडामेंटल यूनिट्स, विच आर assumed and cannot be derived are called fundamental units। ऐसी यूनिट जो कि हम assume कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन वो derived units नहीं होती। ठीक है, all other units are derived from fundamental units। जो जितनी भी सारी यूनिट्स हैं सब कहाँ से आती है? फंडामेंटल यूनिट से ही आती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे कि पहली है मास, सेकेंड है टाइम, थर्ड है लेंथ, फोर्थ है करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर, सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सेवन्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो, मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम, टाइम की है सेकेंड और लेंथ की है मीटर। और अगर हम करंट की देखें तो एम्पियर, टेम्परेचर की है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है MOL मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला। देखो कैंडेला कैसे लिखते हैं? कैंडेला, जिसको हम डिनोट करते हैं C और D से। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसी यूनिट्स जो कि डेराइव नहीं की जाती, मतलब कि कहीं से पाई नहीं जाती, वो अज्यूम की जाती है। और बाकी सारी यूनिट्स, मान लो 7 यूनिट्स से ही हमारी जो 500 400 शायद यूनिट्स हैं, वो सारी ही फंडामेंटल इन 7 यूनिट्स से ही आई हैं। तो देख लेते हैं हम डेराइव्ड यूनिट्स, एग्जाम्पल्स से समझेंगे हम सारी चीज़ें। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है फादर बराबर मास। देखो, फादर बराबर मास मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास और एसेलरेशन। अगर आपको याद नहीं होता तो ऐसे ट्रिक से याद करा करिए। फादर बराबर मास मतलब फादर बराबर मास से है, फोर्स बराबर है मास इंटू एसेलरेशन। ठीक है, जो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और मास की होती है किलोग्राम, और एसेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमने देख लिया जो न्यूटन है वो किसके बराबर है? kg इंटू MS स्क्वायर। देख लो, अब यहाँ पर जो डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से ही सारी आई हैं। किलोग्राम हमने देख लिया, न्यूटन इज इक्वल्स टू कहता है न्यूटन इज इक्वल्स टू kg MS -2। देखो kg किसकी यूनिट है? ये रही मास की।
और मीटर पर सेकंड होती है हमारी ये लेंथ की, ठीक है। तो न्यूटन किसके बराबर है, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है उसके बराबर। न्यूटन कैसी यूनिट है, डराइव्ड यूनिट है, और इसकी ये कहाँ से ली गई हैं, फंडामेंटल यूनिट से ही डराइव्ड हुई हैं, ठीक है, मतलब निकली हैं। यहाँ सेकंड एग्जांपल है प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। जैसे हम समझ सकते हैं प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल, ठीक है। पास्कल को हम डिनोट करते हैं PA से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं P पास्कल जो है फोर्स की यूनिट की होती है, अभी हमने देखी kg/m², ठीक है, स्क्वायर एरिया। और एरिया किसके बराबर होता है, m का स्क्वायर। जो लेंथ इंटू लेंथ होता है ना उसको हम m का स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेंथ जो है नापी जाती है किसमें, मीटर में, ठीक है। तो पास्कल किसके बराबर हो गया, देखो ये ऊपर जाएगा, ये किसमें है, डिवाइड में है तो, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सबसे पहले kg है ms-2 इंटू ms-1 हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो बन जाएगा kg/m-1 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंडामेंटल और डराइव्ड यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ certain symbols to each fundamental units is called dimensions and the certain symbol is called dimensions। देखो इसकी सही से आसान वाली परिभाषा देख लेते हैं हम। The way of representing of a physical quantity in the form of mass, length and time is known as dimension। देखो यहाँ क्या बताया है, ऐसा तरीका जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को किसकी फॉर्म में नापना है, MLT, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में, ये होता है डायमेंशंस। पहला डायमेंशन हम जैसे देख लेते हैं, मास की कोई मास का सिर्फ m1 होता है। देखो यहाँ पर लेंथ की तो 0 पावर है, टाइम की भी 0 पावर है, टाइम, और यहाँ पर टाइम के T1 डायमेंशंस होते हैं। जब हम डायमेंशन निकालते हैं, जैसे मास का निकाल रहे हैं तो मास ऐसे रखेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे m1 ऐसे ब्रैकेट, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे कहते हैं हम डायमेंशन। इसका मतलब होता है डायमेंशन। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बहुत बच्चे भूल गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। टोटल पाथ ट्रैवल, मान लो ऐसे बताया आपको, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ जाना है, यहाँ से जाना है यहाँ के लिए, तो आप पूरा ऐसे घूम के आए। और जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं लोग, ऐसे डायरेक्ट आ गए, इतना घूमना नहीं पड़ा उनको, वो डायरेक्ट सीधा आ गए, ठीक है। तो इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पाथ एंड फाइनल पाथ। जो सबसे छोटा रास्ता होता है ना, इनिशियल मतलब शुरुआत से और फाइनल मतलब लास्ट वाले पाथ में, तो इसका क्या आता है L1, क्योंकि लेंथ है, लंबाई ही तो है ये जो हम पूरा ट्रैवल करके जा रहे हैं। स्पीड या वेलोसिटी का है, यहाँ पर ऐसे लगा लेना, स्पीड या वेलोसिटी। डिस्टेंस, देखो स्पीड नापेंगे तो डिस्टेंस में नापेंगे, वेलोसिटी नापेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में नापेंगे, अपॉन में टाइम। जैसे हम लिख देते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के क्या होते हैं हमारे डायमेंशन, L1 ऐसे लिखेंगे इसको, और टी के टाइम के डायमेंशन होते हैं T1 इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, L1 और T1 है। अब जब ये L1 जो है इसके पास जाएगा T1, जैसे L1 इंटू T-1, तो ये हो जाएगा L1 T-1, ये हो जाएगा हमारा पूरा डायमेंशन। जब ये देखो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, L1 यहाँ है ऊपर, T1 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L1, ये प्लस में है T तो ये माइनस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारे डायमेंशन। लेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं, L1, ठीक है। आगे देख लेते हैं और डायमेंशंस, ऐसे बहुत सारे डायमेंशन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आगे हैं इसमें, प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस करके जाना। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि फोर्स है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो जैसे बताया था मैंने, फादर बराबर माँ, उसे कहते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के क्या होते हैं हमारे डायमेंशन, m1, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन के क्या होते हैं, L1 T-2, ठीक है, L1 T-2। अभी कैसे पता चला हमें कि ये इसके डायमेंशन है। और सॉरी, फोर्स से पहले हमें एक्सेलरेशन के करने, तो पहले हम एक्सेलरेशन के देख लेते हैं डायमेंशन क्या होते हैं। ये रहे एक्सेलरेशन के डायमेंशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। देखो v, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं, v - u, मतलब फाइनल पाथ और इनिशियल पाथ, फाइनल में से
माइनस कर देंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और अपॉन में आ जाएगा हमारा टी। तो देखो, जब हम रास्ता नापते हैं तो किसकी फॉर्म में नापते हैं, L1T-1। किसकी फॉर्म में नापते हैं, इसकी स्पीड की फॉर्म में नापते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं ना, एक ट्रैवल कर रहे हैं। तो L1T-1 अपॉन में टी, क्योंकि टाइम के डायमेंशन होते हैं टी। तो कैसे होगा, L1T-1। जब इसको, ये जो टी नीचे है, ये जो पॉजिटिव है, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। L1T-2 ये हो जाएगा हमारे किसके डायमेंशन हो जाएंगे, एक्सेलरेशन के। देखिए, अगर मान लो, आप बहुत बच्चे सोचते होंगे L1T-1 अपन में T1 कट जाएगा, T1 कट जाएगा। नहीं, अगर L1T-1 अपॉन में T-1 होता तभी कटता, क्योंकि माइनस होना ज़रूरी है। अगर हम T1 को काट देंगे तो ये कटेगा ही नहीं, ऐसे नहीं कटते। बहुत बच्चे कर देते हैं मिस्टेक्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं, फोर्स के दोबारा से ये बाय मिस्टेक छूट गया था, एक्सेलरेशन। सो फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का जो होता है हमारा डायमेंशन होता है m1 इंटू एक्सेलरेशन के क्या होता है L1T-2 L1T-2 होता है, मल्टीप्लाई में कर देंगे m1, तो ये हो जाएगा m1, यहाँ पर लिखा हुआ है m1 L1T-2 हो जाएंगे हमारे फोर्स के डायमेंशन। आगे 8th है हमारा वर्क की जो हमारे डायमेंशन होते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स के जो हमारे डायमेंशन होते हैं m1 L1T- लगाना भूल गई हूँ इधर T-2, लेकिन नीचे यहाँ पर सही लिखे हुए डायमेंशन। तो ये हमारे वर्क के डायमेंशंस हो जाएंगे। यहाँ पर देखो L2 कैसे हो गया, यहाँ L1 और L1 की जब मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पर L2 आ गया। उसके आगे आता है हमारा एनर्जी कैसा होता है, सेम एज वर्क होता है। बिकॉज जब हम कोई वर्क करते हैं, जब हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें लगती है एनर्जी लगती है। तो इसी वजह से इसके डायमेंशन इसकी भी डायमेंशन हो जाएंगे m1 L2T-2। फिर आता है हमारे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन है तो ये दोनों क्या ही, एनर्जी। दिस बिकॉज ये जो चारों डायमेंशन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सेम m1 L2T-2, क्योंकि काम करने में हमें एनर्जी लग रही है, तो फिर एनर्जी का भी सेम वर्क की तरह हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो कि एक हाइट की वजह से एनर्जी लग रही होती है, ठीक है। सो है तो, बट ये एक एनर्जी है। उसके आगे हम देख लेते हैं पावर होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम। वर्क को अगर हम एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्क करने के लिए हमें एनर्जी लग रही है। तो एनर्जी के डायमेंशन होते हैं हमारे m1 L2T-2 m1, एक मिनट देखो, m1 L2T-2 अपॉन T1, ये हमारा डायमेंशन। हम बहुत बार सोचेंगे इसको ये लो और ये कट गया, एक बच गया ऊपर, दिस इज़ रॉन्ग वे, ऐसा नहीं कटता। बिकॉज m1 L2T-2 है, नीचे अगर T-1 होता तब ही कटता, अदरवाइज़ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को हम काटेंगे तो नहीं कटेगा। सो ये ऊपर चला जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा m1 L2T-2 मल्टीप्लाई में, जो ये पॉजिटिव था ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव में, T-1 हो जाएगा। जब बेस सेम हो T और T, फिर क्या होती है, पावर एड्स हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा m1 L2T-3। हमारे किसके डायमेंशन आ जाएंगे, ये जाएंगे हमारे प्रेशर के डायमेंशन, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा एरिया का हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जब से हम मैथ पढ़ रहे हैं हम यही पता है हमें एरिया होता क्या है, ठीक है। तो साइड स्क्वायर होता है हमारा एरिया। साइड को हम किस में नापते हैं, मेज़र करते हैं लेंथ में, तो लेंथ का स्क्वायर कर दो, तो ये जगह हमारा L2 हमारा डायमेंशन आ जाएंगे किसके, एरिया की। उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब सेम एज साइड क्यूब करें तो जो लेंथ आ जाएगी वो हमारी L3 आ जाएगी, ठीक है। देखो L इंटू L, एक L को इसमें करा, मल्टीप्लाई करा तो हमारा L3 आ गई, जिसके यहाँ पर साइड क्यूब लिखा है यहाँ पर, और जब मल्टीप्लाई करा तो L3 आ गया। उसके बाद आता है हमारा डेंसिटी कैसे मेज़र करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो मास के डायमेंशन होते हैं हमारे m1 और लेंथ के होते हैं L3। जब ये L3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा मास इंटू L-3, इसके डायमेंशन आ जाएंगे m1 L-3। किसके, डेंसिटी के डायमेंशन हमारे आ गए। अगर आपको जो है नोट करना है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे बता सकते हैं, नोट करना है तो आप इसमें से क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम
प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्स के डायमेंशन जैसे कि हमने अभी देखे थे m1 L1 T-2 और एरिया के होते हैं L2। यहाँ ये नोटिसेबल थिंग है कि यहाँ पर पॉजिटिव है दोनों, क्या जो, ठीक है, गिवन है में। इसके बाद इसको हम पावर्स को काट सकते हैं, तो ये L1 एक एक पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या होगा m1 L तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक L कट गया नीचे वाले से T-2 और नीचे एक L बच जाएगा जबकि ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर ये जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा m1 m1 L-1 और T-2, ठीक है। कैसे हुआ ये, जब ये पावर्स कट हुई सो ये ऊपर गया, नीचे तो एक बच गया था फिर भी, क्योंकि काटने के बाद यहाँ तो ज़ीरो हो गया था लेकिन नीचे बच गया था, इसी वजह से ये इसके डायमेंशन आ गए m1 L-1 T-2। सेम एज स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस की डायमेंशन होते हैं कैसे, प्रेशर के जैसे, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम नापते हैं चेंज इन लेंथ, मतलब लेंथ चेंज होनी तो फाइनल लेंथ में से माइनस कर देंगे इनिशियल लेंथ, उसके बाद नीचे ओरिजिनल लेंथ आ जाती है, ठीक है, इनिशियल लेंथ कहते हैं जिसको, ओरिजिनल लेंथ आ गई हमारी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ, बट है तो ये लेंथ ही, लेंथ को हम लेंथ में मेज़र करेंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा L1 अपॉन L1, जब ये कट हो जाएंगे तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1। दैट मीन्स इट इज़ देयर वाज नो डायमेंशन, मतलब इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन लेस, क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब देखो आप यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार बने हुए हैं जहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट हैं, दैट मीन्स, ठीक है, उनको स्टार कर लेना आप भी अपनी कॉपी में, जो भी है स्टार चांद जो भी लगाना है वो लगा लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यंग मॉड्यूलस, इसके इतने सारे नाम है, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाम बस याद रखने पड़ेंगे आपको क्योंकि इतने डिफरेंट है, लेकिन मॉड्यूलस रहे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है ये, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसके भी डायमेंशन कैसे आएंगे, स्ट्रेन के जैसे ही आएंगे, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसका 1 होता है, जब ये 1 का कुछ नहीं होता दैट मीन्स, तो यहाँ पर देंगे हमारे m1 L-1 T-2। ये डायमेंशन लेस आया था हमारा स्ट्रेन, दिस बिकॉज हमारे जो यंग मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस जो भी बोलें इसके डायमेंशन कैसे आएंगे, स्ट्रेस के जैसे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम P से शो करते हैं, जिसके जो फॉर्मूला होता है m/v होता है, m से मतलब मास और v से मतलब वेलोसिटी, ठीक है। मास के डायमेंशन होते हैं हमारे m1, यहाँ पर ये मत देखना, ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है। और वेलोसिटी होती है हमारी L1 T-2, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा m1 L1 T-2, ठीक है। अगर कोई चीज़ भी समझ में नहीं आती आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मैं और ब्राइटली अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट है हमारा वेव लेंथ। ये वाला ये डायमेंशन, इसके डायमेंशन करने के बाद जो वेव लेंथ है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसी में आपको कम्प्लीटली करवा देती हूँ। चलो छोड़ो, आगे वीडियो बनाने से बेहतर है इसी में कंप्लीट कर लेते हैं हम अपने डायमेंशन, उसके बाद उसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सीखेंगे, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ वेव लेंथ। वेव लेंथ जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और वेव लेंथ है तो एक लेंथ, तो इसके डायमेंशन देंगे L1। यहाँ पर नोटिस टेबल थिंग है, यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इस पर। ऐसे मान लो कि है, और जब पहाड़ी पे जाते हैं क्रस्ट ऐसे बना होता है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, CRUST क्रस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, जो देखो यहाँ पर ऐसे वेव लेंथ हमें कैसे पता चलेगा कि हम वेव लेंथ फाइंड कर रहे हैं, एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक साइकिल जो वेव लेंथ है वो किस में कंप्लीट हो रही है, तो कह सकते हैं हम एक उसमें क्रस्ट आनी चाहिए और एक इसमें ट्रफ आनी चाहिए, तो एक साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्रस्ट आ गया तो कंप्लीट, यहाँ से ऊपर आ गया तो कंप्लीट, नहीं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ आना ज़रूर चाहिए। उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, वी को थोड़ा सा ऐसे गोल से कर देते हैं, ठीक है। सो इसका होता है नंबर ऑफ़ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ कंप्लीट रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है हमारा 1 अपॉन, और टाइम 1 होता है और टाइम टेकन मतलब T। इसका फॉर्मूला भी यही होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। जब अगर हम इसको T को ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा हमारा T-1, क्योंकि ऊपर 1 ही है तो देयर वाज नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन थोड़ी है वो टाइम। तो हमारे वेलोसिटी के फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन आ जाएंगे हमारे T-1। उसके बाद आता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे एच की थोड़ी सी ऐसे पूछ से निकाल दो इसका फॉर्मूला होता है E एनर्जी इज इक्वल्स टू H इंटू वी। ये H ये वाला है प्लैंक कांस्टेंट वाला, देखो कैसे E इज इक्वल्स टू H, ऐसे थोड़ी सी पूछ निकाल दो इंटू फ्रीक्वेंसी, वी बोल रही हूँ सॉरी मैं इसको बाय मिस्टेक में। यहाँ पर E है एनर्जी। जब अगर हमें फाइंड करना है क्या प्लैंक कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे और एनर्जी के अपॉन में ले जाएंगे किसको, फ्रीक्वेंसी को लेकर। अब इसको हम, ये आ गया हमारा फार्मूला, राइट फार्मूला, ठीक है। अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि क्या डायमेंशन होंगे। एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2 अपॉन में T-1। अब यहाँ पर कट सकते हैं, ये देखो T-1 T-2 है तो ये कट जाएंगे, हमारे डायमेंशन आ जाएंगे m1 L2 T-1, ठीक है। एक पावर कट गई, ये नीचे वाला तो 0 हो गया और ऊपर 1 पावर बच गई, ठीक है। इसी वजह से इसके जो प्लैंक कांस्टेंट है यहाँ पर ऐसे इसके डायमेंशंस आ गए हैं इसके बराबर m1 L2 T-1। नेक्स्ट देख लेते हैं, डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में। ऐसे तो आपको अगर फॉर्मूले याद होना तो आप फटाफट से ऐसे डायमेंशन निकाल सकते हैं। बाय मिस्टेक हम कभी डायमेंशन याद कर रहे हैं तो हम भूल भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तो आप फॉर्मूलेस प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू G(m1) मतलब मास 1 और मास 2 अपॉन r²। यहाँ पर r² मतलब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर ये रहा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जब प्रोपोर्शनल होता है ना ये इसके, F प्रोपोर्शनल होता है मास के, m1 और m2 के, तो जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लग जाता है। देखिए यहाँ पर हमें अपने फोकस करना है डायमेंशंस पे, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें G फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में r² है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा F इंटू r² अपॉन में आ जाएगा मास 1 और मास 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा G, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा डायमेंशंस, देख लेते हैं अब इसके। इज इक्वल्स टू में G लिख दो, इधर लिख दो, इधर लिख दो। जो फोर्स होता है उसका डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 मल्टीप्लाई में जो r² मतलब लेंथ का स्क्वायर कर रहे हैं इसको, तो L² अपॉन में मास को हम किस में मेजर करते हैं, m1। मास की जो डायमेंशन होता है m1, तो 2 m1 आ जाएंगे, ठीक है। देखो ऐसे कैसे, m1 L1 T-2 मल्टीप्लाई में L का स्क्वायर अपॉन, देखो मास जो इसमें नापते हैं हम 1 और इंटू में 1, मास के डायमेंशन m1 होता है ना, तो एक m1 से एक m1 कट जाएगा, बिकॉज इनकी जो पावर है वो सेम है, पॉजिटिव है। उसके बाद हमारा बचेगा एक m1 जो कि ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो दिख रहा होगा कि एक m1 से एक m1 को काट दिया, जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके डायमेंशन रहेंगे m-1 L1 और T2 इंटू में L2 अभी भी है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये m-1 L3 और T-2 इसके डायमेंशन आ जाएंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद आता है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 और लेंथ होती है L1, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, इसके डायमेंशन आ जाएंगे m1 L0 T-2, ठीक है। अगर देखो आप लिख देते हो L1, अगर आप किसी चीज़ के मान लो लेंथ के डायमेंशन बोले हुए हैं, लेंथ का डायमेंशन फाइंड करो, तो आप L1 में छोड़ोगे तो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अगर आप लिख दोगे m0 L1 T0, तो आपका इंप्रेशन, मतलब जो पेपर में इंप्रेशन रहेगा अच्छा है कि इसको पता है यहाँ पे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। वैसे जो डायमेंशंस होते हैं उनको पूरी उनकी फॉर्म में ही छोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, जी लिख लिया आप, आर से डिनोट करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल्स टू nRT, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर P से डिनोटेड है प्रेशर, V से वॉल्यूम, N से नंबर ऑफ मोल और R यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, T से टेम्परेचर, ठीक है। लग रहा होगा भाई ये क्या दे दिया,
सर घुमाओ, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट ईजी है, बस 2 मिनट समझोगे आपको यूँ चुटकियों में याद हो जाएगा। यहाँ पर पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर आर फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम नीचे ले जाएंगे, किसको, आर इधर ही रह जाएगा। देखो पी वी हमें फाइंड क्या करना है, आर, तो आर को छोड़ के बाकी नीचे एन और टी ले जाएंगे इज इक्वल्स टू आर। ये आ गया हमारा फार्मूला। अब इसमें पुट कर देंगे हम वैल्यूज़, ठीक है। जैसे कि हमें पता है प्रेशर की जो डायमेंशन होते हैं M1 L1 T-2 होते हैं, और उसके बाद जो हमारे वॉल्यूम होता है इसका होता है L3 अपॉन में आ जाएगा मोल, नंबर ऑफ मोल के बराबर होता है मोल के, और मल्टीप्लाई में जो टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं, केल्विन में, तो K आ जाएगा K1 और मोल 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके देखो कैसे हो जाएगा, M1 L-1 T-2, एक मिनट, M1 L-1 T-2 मल्टीप्लाई में L का क्यूब और नीचे मोल की पावर 1 और जो केल्विन उसकी पावर भी 1। अब क्या होगा, जब ये मोल और के ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसके डायमेंशन जाएंगे M1 L2 T-2, उसके बाद मोल -1 और जो केल्विन है उसका भी -1, ये मल्टीप्लाई होकर इसके डायमेंशन इतने बड़े आ जाएंगे। बस आपको एक बार फॉर्मूला याद होना चाहिए, यूँ ही आप कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ये याद करने से बेहतर है फॉर्मूला याद कर लो, ईजिली खुद ही निकल जाएंगे। उसके बाद है एंगल, एंगल को हम नापते हैं थीटा, सॉरी एंगल को सिंबल होता है थीटा, जिसमें कि ये गोला है इतना दिया हुआ है, हमें ये जो साइड की होती है इसको बोलते हैं आर्क, और जो बीच में ये एंगल बना होता है इसको बोलते हैं थीटा। इतनी जगह को हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। जो इसको हम आर्क को हम जो सॉरी एंगल को हम नापते हैं किस में, आर्क अपॉन रेडियस में। आर्क को किस में नापेंगे, लेंथ में, और रेडियस को भी नापेंगे लेंथ में। तो ये कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, और ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन लेस। बस यहीं पर हमारे सारे डायमेंशंस खत्म हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और इसके अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।